Good morning students, myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को कस्तूरी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 का मेरा विद्यार्थी जीवन का पाठ 2 पढ़ाने जा रही। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा कि किस प्रकार गांधी जी अपने आप को झूठ से बचाते थे और लोगों व्यायाम करने से वो पीछे हटते थे और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने पिता की सेवा में बिताना चाहते थे। चलिए आगे हम देखते हैं कि पढ़ाई में सुलेख होना आवश्यक नहीं, यह बुद्धि मेरे मन में जाने कहाँ से आ गई जो ठेठ बिलायत जाने तक रही। खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे युवकों के मोती की तरह के अक्षर देखे, तब मैंने बहुत लजाया और पछताया। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी होती। गांधी जी की जो हैंड राइटिंग थी वो बहुत अधिक अच्छी नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में जब वो वकीलों के साथ रहे और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में जब वो आए तो उन्होंने देखा कि मोती की तरह सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लोगों की लिखावट है। तब उनको बहुत लज्जा आई और वो बहुत अधिक पछताए कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जाती है। मैंने पीछे अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब चढ़ सकती है। उन्होंने अपने समय को जब वो निकल गया, लेकिन वो अपनी राइटिंग को सुधारने का उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन पक्के हुए मिट्टी का घड़ा कब तक चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की, फिर मैं आज तक सुधार ना सका। जो गलती उन्होंने बचपन में कर दी थी, अर्थात उनकी जो राइटिंग थी वो लेख जो बहुत ही खराब थी, बाद में वो सुधारने की उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन उसमें कहीं कोई सुधार नहीं आया। हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण को देते और चेत जाए कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। लेख सुधारने के लिए आलेखन कला आवश्यक है। मैं अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बच्चों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। जब आलेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाते हैं। उनका मानना था कि विद्यार्थियों का लेख जो है वो सुंदर होना चाहिए। संस्कृत मुझे रेखागणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। संस्कृत उनको बहुत अधिक कठिन मालूम पड़ती थी, रेखागणित से भी कठिन मालूम पड़ती थी। रेखागणित में तो रटने की कोई बात ना थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। विषय थी, चौथी कक्षा से शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर तो मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल थे। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थीगण आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है, और मौलवी साहब भी भले आदमी थे। विद्यार्थी जितना याद कर लेता वे उतने पर भी निभा लेते। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जा बैठा। संस्कृत उनको बहुत अधिक कठिन लगती थी और एक दिन वो सोचे कि फारसी भाषा जो है वो बहुत अधिक सरल है, इसलिए वो एक दिन फारसी के दर्जे में या कक्षा में जा बैठे। संस्कृत शिक्षक को इससे बहुत अधिक दुख हुआ। उनके जो संस्कृत के शिक्षक थे वो बहुत अधिक दुखी हुए। उन्होंने बुलाया और कहा, यह तो सोचो कि तुम किसके लड़के हो, धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते। संस्कृत के शिक्षक ने कहा कि ये तो तुम सोचो कि तुम किसके
पुत्र हो और तुम संस्कृत भाषा पढ़ना नहीं चाहते हो। तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इसमें रस की घूंटें मिलेंगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से संस्कृत के जो शिक्षक थे उन्होंने उनका हौसला अफजाई किया और उन्होंने कहा कि संस्कृत तुम्हें जो भी तुम्हें परेशानी हो, कठिनाई हो, मुझे तुम बताओ, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा और तुम संस्कृत से कभी भी निराश मत हो। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी ना पढ़ी होती तो मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वो भी ना ले पाता, बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता कि मैं संस्कृत अधिक ना पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना ना रहना चाहिए। उनका मानना है कि विद्यार्थियों को संस्कृत का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाना नहीं चाहिए। यदि विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर ना हो तो ये भाषाएं भार ना मालूम होंगी। किसी भी विषय को वो हल्के रूप में और आसान तरीके से पढ़ने और पढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछे तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यदि यही उर्दू, फारसी और अरबी के लिए है। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा ना मिली। जो चीज़ शिक्षकों के पास से सहज ही मिलनी चाहिए थी वह ना मिली। फिर भी वातावरण से कुछ ना कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय आत्मज्ञान से। यहाँ पर धर्म से तात्पर्य है कि आत्मज्ञान अर्थात अपने संपूर्ण हृदय से अपने आत्मज्ञान की जानकारी लेना। मैं अच्छी तरह से इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं और इसलिए यह बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठन ना हो सका। उनका मानना है कि बचपन की जो आदतें होती हैं वो आगे चलकर जीवन पर्यंत व्यक्ति के साथ चलती रहती है और शुभ और अशुभ संस्कार मनुष्य के जीवन में बहुत गहरे पड़ जाते हैं। इसलिए यह बात अब मुझे बहुत खलती है। अब उनको बहुत खलती थी कि लड़कपन में, बचपन में ही उन्होंने कितने ही ग्रंथों का श्रवण और पाठन उन्होंने नहीं किया था। अच्छे ग्रंथों का पाठन भी उन्होंने नहीं किया था और पढ़ा भी नहीं था और कुछ ग्रंथों को उन्होंने सुना भी नहीं था। इसका